अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाउ बच्चों, आज हम हमारा 12वीं का एक और नया सबक स्टार्ट कर रहे हैं। बाब नंबर 9, चैप्टर नंबर 9। नाउ ये जो सबक है, इस सबक का नाम क्या है? इस सबक का नाम है ग़िज़ाई पैदावार में इजाफा। और उस इजाफे के लिए क्या चाहिए? हिकमत अमली। इसके लिए बोला था, हिकमत के लिए बोला था स्ट्रेटेजीज, स्ट्रेटेजीज फॉर इन्हांसमेंट इन फूड प्रोडक्शन। जो पैदावार है ग़िज़ा की, उसको किस तरह से आप इन्हांस करेंगे, किस तरह से उसकी क्वांटिटी बढ़ाएंगे ना। अगर आपको याद होगा तो मैंने बार बार जब भी चैप्टर स्टार्ट किया तब मैंने एक आपको सीक्वेंस बताया है कि 12th के अंदर जो चैप्टर्स की सीक्वेंस है वो कैसी है। सबसे पहले हमने क्या पढ़े थे? रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन का बेसिक कंसेप्ट है रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन। फिर उसके बाद जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन, जिसमें हमने मेंडेलियन इनहेरिटेंस, क्रोमोसोमल बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, उसके बाद इवोल्यूशन। अगर आप ये सीक्वेंस को देखेंगे तो सीक्वेंस में आपको खुद ब खुद समझ में आएगा कि पॉपुलेशन कैसी बनती है, आबादी बढ़ती कैसी है, आबादी बढ़ने में तरीकेकार क्या होते हैं। दूसरा कि उस आबादी में जो कैरेक्टर है, जो किरदार है, सॉरी, जो खुसूसियात है, उनमें तब्दीली कैसा आती है और खुसूसियात बाकी कैसा रहती है जनरेशन टू जनरेशन। और उसकी बुनियाद क्या है? तो हमने कहा था डीएनए उसकी बुनियाद है। फिर लास्ट हमने कहा कि इवोल्यूशन, यानी ये जो पूरा प्रोसेस हो रहा है जिसमें कैरेक्टर बन रहे हैं, कैरेक्टर में तब्दीली आ रही, कैरेक्टर एक जैसे हैं, इसकी बुनियाद यानी दुनिया के बनने से लेकर अब तक किस तरह से उसमें चेंजेस आए। फिर उसके बाद हमने क्या पढ़ा? ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज की बीमारियां कैसे इंसानों में आई। और अब हम ये पढ़ रहे हैं कि जब पॉपुलेशन है उसमें बीमारियां आती है, उसकी वजह से लोग मरते हैं, जिंदा एक्सेट्रा। लेकिन जो लोग जिंदा रह जाते हैं उनके लिए क्या? तो उनके लिए क्या चाहिए? ग़िज़ा। तो अगर पॉपुलेशन बढ़ेगी तो ग़िज़ा के अंदर भी क्या होना चाहिए? इजाफा। तो यहां पर हम यही करें कि अगर पॉपुलेशन बढ़ती है तो ग़िज़ा की पैदावार में इजाफा कैसा किया जाएगा। ठीक है ना। अब यहां पर बेसिक कंसेप्ट के साथ हम हमारा स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर कि जब पॉपुलेशन में इजाफा होगा तो ग़िज़ा में भी इजाफा होना चाहिए। लेकिन ग़िज़ा में इजाफा करने के लिए हमको अलग अलग तरीके इस्तेमाल करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास करोड़ों लोग हैं जो एक दिन में कई लीटर दूध इस्तेमाल करते हैं, कई लीटर कई किलो खाना इस्तेमाल करते हैं। फिर खाने में भी हर एक की अपनी अपनी पसंद है। कुछ वेजिटेबल है, कुछ नॉन वेजिटेबल है, कुछ गोश्त हो रहे हैं, कुछ सब्जी हो रहे, है ना। तो इस तरह से हमारी जमीन के ऊपर इतने सारे इंसान बसते हैं और हर एक के खाने, सिर्फ इंसान नहीं बल्कि बहुत सारे अलग अलग जानवर भी हैं, उनको भी खाने की जरूरत है। तो फिर किस तरह से उनकी ये सारी जरूरतों को पूरी किया जाता है। तो नाउ इस बेसिक इंट्रोडक्शन के साथ हम हमारा नया सबक स्टार्ट कर रहे हैं कि दुनिया की जो आबादी है, लगातार आबादी क्या होती जा रही है? बढ़ती जा रही है। और उसी के साथ ग़िज़ा की पैदावार में भी क्या होना चाहिए? इजाफा होना चाहिए, जो कि वक्त की बहुत अहम क्या है? जरूरत है। इन हयातियाती उसूलों का जिनका इतलाक एनिमल हस्बेंड्री, किस पे होता है? एनिमल हस्बेंड्री या प्लांट ब्रीडिंग पर किया गया है। यानी जो उसूल है, कौन से उसूल हमने पढ़े ना? प्रिंसिपल और इनहेरिटेंस, मेंडेलियन में, इसमें जो उसूल हमने पढ़ा, उन उसूल का इतलाक किसके ऊपर किया गया? एनिमल हस्बेंड्री यानी जानवरों की परवरिश अफजाइश से, और इसी तरह से प्लांट ब्रीडिंग यानी पौधों की अफजाइश से, पौधों की प्रोडक्शन से। ना ग़िज़ाई पैदावार को बढ़ाने की हमारी जो कोशिशें हैं उसमें एक अहम रोल प्ले किया है। किसने रोल प्ले किया है? हमारे पास जो हयातियाती उसूल है उन्होंने। कई नई टेक्निक जैसे जुनैन मुंतकली टेक्नोलॉजी, हम आगे चल के पढ़ने वाले एम्ब्रियो ट्रांसफर टेक्नोलॉजी। क्या पढ़ने वाले हैं? एम्ब्रियो ट्रांसफर टेक्नोलॉजी। फिर इसी तरह से है टिश्यू कल्चर टेक्निक्स। क्या पढ़ने वाले हैं हम आगे चल के? टिश्यू कल्चर टेक्निक। और ग़िज़ाई पैदावार में मजीद इजाफा करने में एक कलीदी रोल किन्होंने क्या किया है? अदा किया। जैसे आपको मालूम है कि हमने ये पढ़ा हुआ है कि जब एग और स्पर्म का इंटरेक्शन होगा तो जायगोट, जायगोट से ब्लास्टूला, क्या मोरूला, मोरूला, ब्लास्टूला, गैस्ट्रूला, एम्ब्रियो, एम्ब्रियो के फिर ऑर्गेनोजेनेसिस, है ना। तो अब एक एनिमल है, उसके पास सिर्फ एक एम्ब्रियो बनेगा। इसका मतलब एक गाय है, एक गाय से एक
उसका बच्चा निकलेगा। उस एक बच्चे से कितना गोश्त निकलेगा, कितना दूध निकलेगा, तो वो पूरी आबादी के लिए सफिशिएंट है क्या? नहीं। इसका मतलब उनकी आबादी, उनके प्रोडक्शन में क्या करना पड़ेगा? इजाफा। वो कैसा किया जाए? यानी एक गाय एक बच्चे के बजाय कई सारे बच्चे दे सकती है, या एक गाय 1 लीटर दूध के बजाय 10 लीटर दूध दे सकती है। तो ये कौन सी टेक्निक की मदद से हम उनके अंदर ये कैरेक्टर लाएंगे? समझ में आया? एक पौधा है, एक पौधे से एक बार में, या एक आम का दरख्त है, उस आम के दरख्त पे 100 आम लगते हैं। तो हम यहाँ ये दिमाग लगा रहे हैं कि 100 ना लगे बल्कि 1000 लगे। इसका मतलब हमको उसके अंदर कुछ ना कुछ क्या करना पड़ेगा? तब्दीली लाना पड़ेगा, यानी हमको उसके अंदर चेंज लाना पड़ेगा, यानी हमको उसके अंदर म्यूटेशंस लाना पड़ेगा, तब्दीलियां लाना पड़ेगा। क्योंकि अगर एक पौधा है तो उस पौधे से जितने नए पौधे बनेंगे तो वो सेम कैरेक्टर शो करेंगे, सेम उसकी खुसूसियात रहेंगी, क्योंकि हमने पढ़ा हुआ इनहेरिटेंस, हमने पढ़ा हुआ है डीएनए की बेस पर ये सारी क्वालिटीज होती हैं। तो फिर हम वो डीएनए को कैसा तब्दील कर सकते हैं, कैसा एक्सप्लॉइटेशन कर सकते हैं, कैसा उसको मॉडिफाई करेंगे तो उस पौधे की जो खुसूसियात है उसमें क्या हो सकती है? तब्दीली। और फिर उसके जरिए हम हमारे ग़िज़ा में, हमारी पैदावार में क्या कर सकते हैं? इजाफा। बात समझ में आ रही है? नाउ सबसे पहले हम बात कर रहे हैं एनिमल हस्बेंड्री। किसकी बात कर रहे हैं? एनिमल हस्बेंड्री। एनिमल हस्बेंड्री, ये हस्बेंड्री का मतलब इंग्लिश वाला हस्बैंड नहीं है, समझ में आ रहा है? हस्बेंड्री का मतलब होता है पालन पोषण करना, पालन पोषण, पोषण नहीं, पालन पोषण। तो एनिमल हस्बेंड्री क्या है? एनिमल हस्बेंड्री मवेशियों की अफजाइश नस्ल, मवेशियों की अफजाइश नस्ल और उन्हें पालने का एक ज़राती तरीका है, एक एग्रीकल्चर वे है जिसके जरिए क्या किया जाता है? जो भी मवेशियां हैं उन मवेशियों को क्या किया जाता है? अफजाइश नस्ल, यानी उनके नंबर बढ़ाए जाते हैं, उनकी तादाद में क्या किया जाता है? इजाफा किया जाता है, और उनको बहुत अच्छे तरीके से क्या किया जाता है? पाला जाता है। किसानों के लिए ये एक अहम फन है, यानी ये जो एनिमल हस्बेंड्री किसानों के लिए क्या है? फन है, क्योंकि वो हमेशा उनके साथ क्या होता है? उनका इंटरेक्शन होता है, उनके ताल्लुकात उन जानवरों के साथ होते हैं। तो ये जितना आर्ट है उतना ही साइंस भी है। एनिमल हस्बेंड्री में भैंस, गाय, सुअर, घोड़े, भेड़, ऊंट, बकरी जैसे मवेशियों की क्या की जाती है? देख रेख की जाती है, देखभाल की जाती है, और अफजाइश शामिल है। तो ये जो एनिमल हस्बेंड्री होती है इसमें 2 चीजें शामिल है, एक तो उनका देखरेख है, दूसरा उनकी अफजाइश है, जो इंसानों के लिए क्या होते हैं? फायदेमंद होते हैं। मजीद वसअत देने पर इसमें मुर्गी पालन भी आ जाएगा और इसमें मछली पालन भी शामिल किया जा सकता है। मछली पालन को जो हम है ना फिशरीज, या हम क्या कहते हैं? मछली पालन, उसमें क्या रहेगा? मछलियों को, घोंगों को, यानी घोंगे मतलब शेलफिश, घोंगे मतलब शेल फिश, और इसी तरह से क्रस्टेशियन जैसे झींगे, केकड़े वगैरह को पालना, पकड़ना और बेचना शामिल है। तो जब हम फिशरीज कहते हैं तो फिशरीज का मतलब सिर्फ फिश पकड़ना और फिश बेचना नहीं है, बल्कि पानी के अंदर वो सारे जानवर जिनको इंसान खा सकता है उनको पकड़ना, उनको पालना और उनको मार्केट में बेचना, ये सब को क्या कहा जाता है? फिशरीज। क्या कहा जाता है? उनको फिशरीज कहा जाता है। तो बेशरा शामिल है। जमाने कदीम से हमने देखा हुआ है कि क्या होती है? शहद की मक्खियां है, रेशम के कपड़ों के लिए रेशम के कीड़े हैं, इसी तरह से झींगे हैं, इसी तरह से खेकड़े, इसी तरह से मछलियां, परिंदे, सुअर, मवेशी, भेड़, ऊंट जैसे सारे के सारे जानवर क्या हैं? इंसानों के जरिए इस्तेमाल किए जाते हैं। इसी तरह से दूध, अंडे, गोश्त और ऊन, रेशम, शहद वगैरह जैसी चीजों के लिए इन सबका क्या किया जाता है? इस्तेमाल किया जाता है। तो आमतौर पे जब हम एनिमल हस्बेंड्री की बात करते हैं तो एनिमल हस्बेंड्री में सारे एनिमल शामिल हो गए, चाहे वो पानी में हो चाहे जमीन पर हो, उनको पालना है, उनकी परवरिश करना है, उनको बेचना है, ये सब उसमें शामिल है। देखिए सुफियान में क्या बोल रही है? हाँ ठीक ना। अब सबसे पहले ग़िज़ाई पैदावार में इजाफे की हिकमत अमली, कि हम जब बात कर रहे हैं एनिमल हस्बेंड्री, तो एनिमल हस्बेंड्री के अंदर सबसे पहले ग़िज़ाई पैदावार में जो इजाफे की हिकमत अमली है वो क्या है? तो इस अंदाजा लगाया गया कि इसका अंदाजा लगाया गया कि दुनिया के मवेशियों की जो आबादी है उसका 70% हिंदुस्तान और चीन में,
यानी जितने भी जानवर है, वो जानवरों की जो ज्यादा आबादी है वो सिर्फ किसके अंदर मिलाकर होती है? हिंदुस्तान और चीन। हाँ, यही दो जगह पे ज्यादा, तो खाने वाले लोग भी ज्यादा हो गए। ताहम ये देखकर हैरत होती है, दुनिया की जो फार्म पैदावार है उसमें ये हिस्सा सिर्फ 25% है। पूरी दुनिया का 70% हमारे पास है, क्योंकि हम क्या कर रहे थे? एक्सपोर्ट करते हैं, यहां से वहां बेचते हैं, वहां से वो असल जगह पर बेचते हैं। यानी मार्केट जो है एक्चुअल, उस मार्केट में जा तो हमारा ही माल है, माल जा हमारा ही रहा है, लेकिन वो माल जाता किधर से है? दूसरे कंट्रीज से होकर जाता है। तो हम एक्चुअली दुनिया का जो 25% हम देते हैं, लेकिन हमारे पास खुद कितना है? 70%। तो ऐसा क्यों है कि हम कम से कम प्रोडक्शन करते हैं? तो यानी फी यूनिट पैदावार हमारी क्या है? बहुत कम है। बस एनिमल ब्रीडिंग और देख रेख के रिवायती तरीकों के अलावा मेयारी और बेहतर पैदावार के हुसूल के लिए नई टेक्नोलॉजी का क्या करना होगा? इस्तेमाल करना होगा। यानी अगर हम हमारी 70% जो मवेशियों की आबादी है, अगर उसको भी एक्सपोर्ट करना शुरू कर दे, तो दुनिया का 25 से हम कितना हो जाएंगे? मतलब हमारा भी कंट्रीब्यूशन वहां पर क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। यानी 25 के बजाय हो सकता है कि वो क्या हो जाए? 50। लेकिन ये क्यों नहीं हो रहा है? तो ये उनका रीजन ये है कि हमारे पास वो टेक्नोलॉजीज नहीं है। आप देख लीजिए कि बाहर फॉरेन कंट्रीज में क्या होते हैं? बड़े बड़े फार्म होते हैं, चलाने के लिए सारी सिर्फ वहां मशीन्स होती है, टेक्नोलॉजीज होती है। लेकिन हमारे पास क्या होता है? एक किसान होता है, एक किसान के पास वो अगर 10 गाय बैल बकरियों को पाल सकता है क्या? 10 को। लेकिन अगर 100 आ जाए उसके पास, तो उसको क्या चाहिए? और लोग चाहिए, मैन पावर चाहिए, लेकिन वो मैन पावर उसको मिलता नहीं। लेकिन यही काम अगर मशीनों के जरिए, टेक्नोलॉजी के जरिए किया जाए तो बहुत आसान हो सकता है। तो हमारे पास टेक्नोलॉजी की कमी है, इसलिए हम ये कह रहे हैं कि इस तरह से हमारे पास ये प्रॉब्लम्स होती है कि हम सिर्फ दुनिया का कितना % एक्सपोर्ट कर पा रहे हैं? 25। जबकि हमारे पास 70% है पूरी दुनिया का, लेकिन हम दे कितना पाते हैं? सिर्फ 25। इसका मतलब यह है कि हमको नई टेक्नोलॉजी को क्या करना पड़ेगा? इस्तेमाल। अब नई टेक्नोलॉजी में क्या है? तो नई टेक्नोलॉजी में सुफियान मियां, सबसे पहले है फॉर्म्स और फॉर्म के जानवरों का मैनेजमेंट। कि हमारे पास मैनेजमेंट नहीं है, एक सिस्टम नहीं है कि कैसा किस जानदार की परवरिश की जाए और कब उसको मार्केट में क्या किया जाए? सेल किया जाए या मार्केट में उसको भेजा जाए। तो फार्म मैनेजमेंट जो होता है, उसके रिवायती तरीकों को एक पेशा वाराना तर्ज अमल देकर हम अपनी ग़िज़ाई पैदावार को बहुत कुछ उन्हीं जरूरियात के मुताबिक क्या कर सकते हैं? बढ़ा सकते हैं। यानी आप अगर आज देखेंगे तो बहुत सारे लोग हैं ना हमारे पास, अब मुर्गी पालन, बकरी पालन, तो अब हमारे पास वर्कशॉप होती है ना। तो अब होता यह है कि हमको नॉलेज नहीं होने की वजह से हम वो सारे काम कर पाए। अभी ये देखो यहाँ पर कितना लिखा है? 70%। फिर भी हमारे बच्चे बेरोजगार है। क्यों बेरोजगार है? मालूम नहीं है उसको। अगर उसको मालूम हुआ तो डाल के बैठ सकता है, लेकिन उसको मालूम नहीं है ना, तो ये बताना पड़ेगा, है ना खालिद मियां? तुमने बताना इसको ना। अब एनिमल फार्म सिस्टम में जो इंतजामी तरीके हैं, हम उनकी बात कर रहे हैं। सबसे पहला क्या है? सबसे पहला है वो है डेयरी फार्म मैनेजमेंट। सबसे पहला तरीका क्या है? डेयरी फार्म मैनेजमेंट। डेयरी फार्म मतलब दूध की पैदावार से मुतालिक डेयरी ना। इंसानों के इस्तेमाल के लिए दूध या दूध से बनी चीजें पैदा करने वालों जानदारों का मैनेजमेंट, उसको क्या कहा जाता है? डेयरिंग। ये लड़ने झगड़ने वाली डेयरिंग नहीं है ओ सुफियान मियां, हाँ वो डेयरिंग है। और ये डायरी नहीं, डेयरी है ना। दूध डेयरी बोलते हैं ना अपन, वैसा। तो ये डेयरिंग है। क्या आप ऐसे जानवरों की एक फहरिस्त तैयार कर सकते हैं जिन्हें एक डेयरी में पालने की क्या होती है? आप तवक्कुल कर सकते हैं, है ना। कौन कौन रहेगा? भैंस, गाय, बकरी, भेड़, ऊंटनी, यानी जो मिल्क, सही है ना। और सुफियान को हंसी आ गई ना। एक डेयरी फार्म के जरिए वो कौन सी मुख्तलिफ किस्म की चीजें हैं जो दूध से बनाई जा सकती हैं? हमको मालूम है, पनीर है, घी है, दही है, बटर है ना, बटर मिल्क है, ये सारी चीजें ना। तो आप सोच सकते हैं कि अगर आपके पास एक गाय या एक भैंस है और उससे निकलने वाला दूध है, तो उस दूध से आप कितनी सारी अलग अलग चीजें बना के मार्केट में बेच सकते हैं। तो आपकी कमाई खुद ब खुद क्या हो जाएगी? डबल। और लोगों को अलग अलग तरह की क्या मिलेगी? ग़िज़ा। बात समझ में आ रही है ना। डेयरी
फॉर्म मैनेजमेंट में इन तरीकों और निज़ामों पर बहस करते हैं जो दूध की पैदावार में क्या करते हैं, इजाफा, और उसके मेयार में क्या करते हैं, बेहतर। यानी आपने सुना होगा फैट क्वांटिटी, आपने देखा होगा दूध के मामले में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है, दूध वाला जब दूध लाके देता है तो उसको एक स्प्रिंग होता है, एक चक्री गोल गोल घुमाने के लिए, और एक मीटर होता है उसमें, वो है ना, तो वो क्या चेक करते हैं, फैट, और उस फैट के बेसिस पे उसको क्या मिलता है, अमाउंट, पैसा। तो दूध की पैदावार बुनियादी तौर पर फॉर्म में मौजूद नस्लों के मेयार पर मुनहसर होती है। यानी अगर किसी फॉर्म के अंदर अच्छी नस्ल की गाय है, अच्छी नस्ल की भैंस है, तो वो दूध भी ज्यादा देगी, और अगर वो अच्छी नहीं है, बीमार है, या उसको कोई और इश्यू हो गया, तो दूध की पैदावार क्या हो जाएगी, कम। ठीक है, तो फॉर्म मैनेजमेंट में जो सबसे पहली चीज शामिल है वो उस जगह पे मौजूद नस्ल है जो क्या देने वाली है, दूध देने वाली है। ज्यादा पैदावार की कुव्वत रखने वाली नस्लों का इंतखाब, यानी सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले करना पड़ेगा मैनेजमेंट में, जो पहला मैनेजमेंट का हिस्सा है वो ये है कि जो ज्यादा पैदावार करेगा उस नस्ल का क्या करना पड़ेगा, इंतखाब, सिलेक्शन करना पड़ेगा इलाके के मौसमी हालात के मुताबिक। हमें मालूम पड़ा कि कोई एक जानवर है जो सर्दी के दिनों में ज्यादा दूध देता है, लेकिन जैसे ही गर्मा शुरू होती है तो उसका दूध की मिकदार कम हो जाती है, तो किसान क्या करेगा, सर्दी में उसको अपने पास रखेगा, जैसी गर्मी के दिन आएंगे उसको बेच देगा। फॉर एग्जांपल उसको ऐसी जगह बेचेगा जहां पर अभी सर्दी है, तो खुदबा खुद उसके पास क्या होगा, उसको बर्डन नहीं रहेगा उस गाय को संभाल के रखने का, क्योंकि 6 महीने उसको क्या करना है, उसको चारा देना है, लेकिन उससे कोई फायदा। तो ये मैनेजमेंट का पहला तरीका क्या है कि पहले वो ये सिलेक्शन करे कि कौन सी नस्ल ज्यादा दूध दे रही है, ज्यादा पैदावार दे रही है मौसम के हिसाब से, और इसी के साथ बीमारियों के खिलाफ उसके अंदर क्या हो, मुदाफियत बहुत जरूरी है। दूसरा क्राइटेरिया क्या रहेगा कि वो ज्यादा पैदावार करे, साथ ही साथ बीमारियों से भी क्या रहे, बचे रहे। तो अगर ऐसी कोई नस्ल है तो वो उसका क्या करेगा, इंतखाब करेगा, उसका क्या करेगा, सिलेक्शन करेगा। फिर पैदावारी कुव्वत के हुसूल के लिए मवेशियों की क्या करना पड़ेगा, देख रेख अच्छी तरह से। मालूम पड़ा कि उसकी तबीयत खराब होगी तो उस दिन दूध की पैदावार क्या हो जाएगी, कम, तो इसलिए उसका देखरेख भी क्या करना पड़ेगा, ज्यादा करना पड़ेगा। फिर तीसरा कि वो जो भी नस्ल है उसको क्या करना पड़ेगा, अच्छी जगहों पे रखना पड़ेगा। अगर अच्छी जगहों पे नहीं रखेगा तो हो सकता है कि उसकी सेहत क्या हो जाए, खराब हो जाए। इसी तरह से उनके लिए मुनासिब मिकदार में क्या करना पड़ेगा, पानी देना पड़ेगा। इसी तरह उन्हें बीमारियों से क्या रखना पड़ेगा, फाफ रखना। तो इस पूरे सिस्टम को क्या कहा जाता है, मैनेजमेंट, फार्मिंग, डेयरी फार्मिंग कहा जाता है। मवेशियों को साइंसी अंदाज से क्या करना पड़ेगा, चारा दिया जाना पड़ेगा, जिस चारे की मियार और मिकदार दोनों पर क्या होगी, खुसूसी तवज्जो। यानी उसको ये भी स्टडी करना पड़ेगा कि कौन सा चारा उसको खिलाने पर वो ज्यादा दूध दे और उसकी मिकदार कितनी हो, उसका मेयार क्या हो। मालूम पड़ा कि 2 दिन का पड़ा हुआ चारा है, आपने वही खिला दी, तो प्रॉब्लम क्या होगी। जिस तरह से एक इंसान 2 दिन पड़ी हुई रोटी नहीं खा सकता, उस तरह से एक जानवर को 2 दिन पड़ा हुआ चारा नहीं दे सकता, और उसे तवक्कुल के मुताबिक उस तरह कोई फायदा नहीं मिलेगा। इसके अलावा दूध दोने, जखीरा करने और दूध और उससे बनी चीजों की नक्ल व हमल के दौरान अजहद क्या करना पड़ेगा, सफाई सुथराई का क्या करना पड़ेगा, ख्याल रखना पड़ेगा, क्योंकि मवेशी और उसे दोने वाले दोनों का भी इस बात का क्या होगा, ख्याल रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। यानी मैनेजमेंट में एक और चीज शामिल है क्या, कि वो जो दूध है या दूध से बने हुए जो भी प्रोडक्ट्स रहेंगे, एक तो उनको प्रिजर्व करना है, क्योंकि अगर आपने दूध को सही जगह पे प्रिजर्व नहीं किया तो वो फट जाएगा, फट गया तो खराब हो जाएगा, खराब हो गया तो आपका नुकसान। आपका तो नुकसान पैसों का है, लेकिन जिन लोगों को वो खाने के लिए जाने वाला था उनको खाने को वो चीजें नहीं मिलेगी। इसलिए यहाँ पर ये बहुत इम्पोर्टेंट। तो यहाँ पर है ना, मैनेजमेंट की जब हम बात कर रहे हैं तो मैनेजमेंट में बहुत सारी बेसिक चीजें इन्वॉल्व है, बहुत सारी बेसिक चीजें शामिल है। फिर आजकल हम ये कहते हैं कि बिलाशिवा इनमें से बहुत सारे तरीके हैं जो क्या हो गए, मशीनें हो गए, जिससे चीजों को बराह रास्त क्या किया जाता है, हाथ लगाने के मौके अब क्या होते हैं, कम होते हैं। यानी जो दूध धोने वाला शख्स है, अगर वो अपने हाथ को सही से अगर क्लीन ना करे और दूध उसी तरह से निकाल ले, तो हो सकता है कि उसकी हाथ के गंदगी की वजह से वो दूध क्या हो जाए, फट जाए, खराब हो जाए। नाउ इन सख्त इक़दाम को यकीनी बनाने के लिए बिलाशुबा मुनासिब रिकॉर्डों के साथ लगातार मुआयना क्या होगा, दरकार। यानी अगर हमको कोई काम करना है तो इसलिए आप देखो
कि आमतौर पे जो मैनेजमेंट होते हैं वहां पर कंटिन्यूअसली डेटा बनता रहता है ना। जैसा हमारे हॉस्पिटल में होता है, किसी को अगर आपने एडमिट कर दिया तो एक पेपर रहता है, उस पेपर पे डॉक्टर लिख के जाता है कि सुबह में ये देना है, रात में ये देना है, शाम में ये देना है। तो इस तरह से क्या होगा कि अगर किसी डेयरी फार्म पे अगर कोई काम करना है तो उस डेयरी फार्म के अंदर क्या मेंटेन करना होगा, रिकॉर्ड्स। क्या मेंटेन करना होगा, रिकॉर्ड्स, कि आपने कब कौन सी चीज उसको दिए, कितने बजे दिए, क्या खिलाए, क्या पिलाए, इस तरह का सारा हमको क्या बनाना पड़ेगा, रिकॉर्ड मेंटेन करना पड़ेगा, ताकि हम उसको क्या कर सके, लगातार मुआयना दरकार होगा। मुआयना दरकार मतलब रेगुलर उसके ऊपर क्या होगा, चेक एंड बैलेंस। एरर आएगा, जो भी गलती होगी उसके ऊपर क्या होगी, फिर पकड़। नाउ इससे किसी भी मसले को जिस कदर जल्द मुमकिन हो शनाख्त करने और उसे हल करने में क्या मिलेगी, मदद मिलेगी। तो जो भी इशू होगा, जो भी प्रॉब्लम होगी, उसको क्या होगी, यानी आपको मालूम पड़ा कि कोई जानवर बीमार हो गया, वो जानवर क्यों बीमार हुआ, तो मालूम पड़ेगा उस रिकॉर्ड की बुनियाद पे कि इसको कौन से वक्त में क्या चीज नहीं दी गई। ठीक है, इसी तरह से एक मवेशियों के डॉक्टर की बाकायदगी से क्या होगी, आमद भी जरूरी होगी। यानी इस फार्म मैनेजमेंट में कोई भी मवेशी का डॉक्टर हो, मवेशी के डॉक्टर को क्या बोला जाता है, वेटरनरी डॉक्टर। तो इस तरह से एक फार्म मैनेजमेंट में एक वेटरनरी डॉक्टर। तो ये जो पूरा प्रोसेस है डेयरी फार्म मैनेजमेंट में, तो डेयरी फार्म मैनेजमेंट में ये सारी चीजों का क्या रखा जाता है, ख्याल रखा जाता है, एग्जाम में पूछा जाता है ये रीजंस। तो आपने दो चीजें यहाँ लिखना है। दूसरा होमवर्क, मेरे को बड़ी खुशी हुई, अक्सर ने कल होमवर्क करने के बाद मेरे व्हाट्सएप पे शेयर किया पर्सनली। आप लोगों ने भी अगर होमवर्क किए होंगे तो मेरे व्हाट्सएप पे जरूर पर्सनली शेयर करो। इसी तरह से दूसरा होमवर्क आपने क्या करना है, दूसरा होमवर्क आपने ये करना है, पहली चीज कि कौन कौन से ऐसे रीजन है जिसकी वजह से दूध की पैदावार में कमी हो सकती है। दूसरा, कौन कौन से ऐसे रीजन है या कौन कौन से ऐसे काम है जिसको अगर आप सही तरीके से मैनेज करते हैं तो दूध की पैदावार में क्या होगा, इजाफा होगा। ये दो काम आपने करने, क्योंकि एग्जाम में इन दोनों से ही रिलेटेड सवाल किए जाते हैं। ठीक है, चलिए दुआ में याद रखिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। 12th वाले जो रिपीटर है और जो 12th वाले वही भेजेंगे।